सखियों सहेलियों को, हमारे सभी सुनने वालों को चंचल वर्मा का नमस्कार। मंदाकिनी जी, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। चंचल, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार और सभी सुनने वाली सखियों और सखाओं को भी स्नेहिल प्यार और अभिवादन। और आज देखिए ना, बड़ा खास दिन है, 16 सितंबर है। तो ये एक ऐसी तारीख है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व रखती है, क्योंकि कुछ खास दिन हैं जिनका आयोजन 16 सितंबर के दिन किया जाता है। तो इन दिनों के बारे में अगर हम बात करें कि ये क्या खास दिन है और क्या आयोजन किए जाते हैं, तो ये है इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाँ, और देखिए ओजोन परत के लिए यानी उसके संरक्षण के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और दक्षिण के विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज ही के दिन घोषित किया गया है। अच्छा, यानी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दिवस भी तो हम आज ही मना रहे हैं। हाँ। और भारतीय विरासत स्थल की हम बात करते हैं क्योंकि मंगलवार का दिन है। तो आज जिस विरासत स्थल की हम बात करने वाले हैं ये पश्चिम बंगाल में है। तो बताइए कौन सा दिन है? शांति निकेतन। हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी जगह आज आप लेकर जा रही हैं और हमारे श्रोता भी शांति निकेतन के बारे में बहुत कुछ लिखेंगे, हमें यकीन है जी। और हल्की फुल्की बातों में क्या बोलेंगे आज? हम बात करेंगे कि रोक टोक अगर बहुत ज्यादा जब बढ़ जाती है तो उससे अनबन किस तरह हो जाती है, रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ जाती है। बात बात पे जब किसी को रोका टोका जाता है, किसी काम को करने के लिए रोक टोक होती है, ना करने के लिए भी होती है, कहीं जाने आने के लिए। तो हमारे जो सुनने वाले हैं वो अपने अनुभव लिख सकते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बहुत ज्यादा रोक टोक की हो। जैसे कई बार बहुओं के साथ में ससुराल में होती है, छोटे बच्चों के साथ माता पिता की होती है, जब हम विद्यालय में जाते हैं तो हमारे टीचरों की हो जाती है, या कई बार हमारे जो सीनियर्स होते हैं, जो हमसे बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, उनकी भी रोक टोक होती है। तो किस किस तरह की रोक टोक का सामना उन्हें करना पड़ता है और उसका प्रभाव क्या होता है? जी बिल्कुल सही कहा चंचल तुमने, लेकिन कई बार ये रोक टोक अच्छे के लिए भी होती है, इसका जिक्र भी हम कर सकते हैं। और कई बार ये रोक टोक हमारी जिंदगी को खराब भी करती है, हमारे विचारों को हमें चिड़चिड़ा बना देती है। बात बात पर जो लोग रोकते टोकते हैं ना, वो बहुत गंदी आदत होती है। यहाँ मत बैठो, यहाँ मत बैठो, यहाँ मत उठो। घर में भी कई बार माएं बच्चियों को कहती थी ज्यादा मत हंसो, इधर मत बैठो, उससे बात मत करो। तो ये जो छोटी छोटी रोक टोक होती है वो भी कई बार हमें बहुत ही परेशान कर देती है। लेकिन हाँ, कुछ रोक टोक हमारे अच्छे जीवन के लिए भी होती है। तो हमारे जो साथी हैं वो लिखें कि उनके जीवन में कोई रोक टोक थी क्या? उनकी माँ ने, उनके पिता ने, उनके घर वालों ने, दोस्तों ने, टीचर ने, प्रोफेसर ने, उनके बॉस ने कोई रोक टोक की होगी जिससे उनका जीवन बना या जीवन बिगड़ा। या आपने अपने बच्चों के साथ क्या रोक टोक की, उसके बारे में बताइए। कॉलेज जाना है, सीधे कॉलेज जाके घर आना है, किसी से मिलना नहीं है, हंसना नहीं है, एक समय सीमा बांध दी जाती है कि इतने समय तक ही आपको घर आना है। तो जैसे आपने कहा ना, रोक टोक कई बार अच्छी होती है, तो एक अच्छी रोक टोक हम लगा लेते हैं अपने ऊपर, थोड़ा सा रोकते हैं एक गाने के लिए खुद को। तो आप मुझे टोक रही हैं या मैं आपको रोक रही हूँ? हम दोनों रुकेंगे और रुक कर सुनेंगे एक बहुत मीठा सा गाना। बिल्कुल।
हाँ, तो चंचल ये गुजारिश की जाती है कि आइए हम बाहर को बांट लें, जिंदगी के प्यार को बांट लें। लेकिन जो बाहर है, जो प्रकृति में बाहर आती है, उस प्रकृति का जब हम दोहन करते हैं तो जो असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, तभी तो आज हमें ये बात करनी पड़ रही है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए हमें एक खास दिवस मनाना जरूरी है। बहुत जरूरी है। और सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे जीवन को संभव बनाता है, लेकिन इसकी जो एक ओजोन परत है वो जीवन को उस रूप में संभव बनाती है जिसे हम जानते हैं। ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल जैसी होती है जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। इस तरह ये पृथ्वी पर जीवन को संरक्षित करने में मदद करती है, यानी कि सीधी जो किरणें सूरज की पड़ रही हैं उससे हमें बचा एक लेयर का काम करती है। एक बड़ी ढाल सी है जो हम तक छनकर जो किरणें आ रही हैं वो हमें सुरक्षित है। बिल्कुल। अगर वही ओजोन परत जब खराब हो जाएगी तो सोचिए सीधी हम पर जो किरणें पड़ेंगी तो उसका कितना दुष्प्रभाव हम भोगेंगे। तो अगर ओजोन परत नहीं होती है तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ज्यादा होती है। ये समताप मंडलीय परत एक अदृश्य ढाल की तरह हमें सूर्य की ज्यादातर हानिकारक पराबैंगनी जो किरणें हैं उनसे बचाती है। और ओजोन परत यूवीबी नामक यूवी प्रकाश के हिस्से को अवशोषित कर लेती है और यूवी के सूर्य से आने वाली एक तरह की पराबैंगनी रोशनी है जिसके कई हानिकारक प्रभाव भी देखने को हमें मिलते हैं। बिल्कुल, यही संदेश हमारे श्रोताओं ने भी हम तक पहुंचाया है। और मंदाकिनी जी, बहुत कम लोग इस बारे में जानकारी रखते हैं कि जीवन के लिए ऑक्सीजन जितना जरूरी होता है, बिल्कुल उसी तरह से ओजोन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कहें कि उससे ज्यादा जरूरी चीज है। और ये जो दिवस मना रहे हैं इसका आयोजन करने की वजह भी शायद यही है कि ओजोन परत के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके और इसे किस तरह बचाना है इसकी तरफ उनका ध्यान हम ले सकें। हाँ, बिल्कुल सही कहा चंचल। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए हमें इसे खतरनाक गैसों से बचाना होगा और सबसे खतरनाक गैसों में से कुछ है जैसे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये कुछ ऐसी गैसें हैं जिनसे हमें ओजोन परत की सुरक्षा करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, जब 1970 के दशक के अंत में वैज्ञानिकों को ये पता चला कि मानवता का जो सुरक्षा जो मानवता है यानी हम लोग ही जो सुरक्षा कवच है ओजोन परत इसमें छेद कर रहे हैं, यानी कि इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उन्हें बड़ी चिंता हुई इस बारे में। और ये जो छेद हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये हैं क्षयकारी पदार्थों का उपयोग, जिसमें रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर जैसी बहुत सारी चीजें शामिल हैं। और इसके लिए जो परिवहन के निजी साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं उनसे भी हमें बचना है। साथ ही सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना है, साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, पैदल चलने की प्रयास कर सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल उत्तम समाधान है ये। कई बार हम देखते हैं कि घर में सदस्य तो कम है लेकिन फिर भी हर कमरे में हमने एयर कंडीशनर लगा रखे हैं और कोई बैठा है या नहीं बैठा है, सिर्फ कई बार हम अपना एक स्टेटस दिखाने के लिए भी बहुत सारे एसी चालू करते हैं। और घर में 2-2 कारें या स्कूटीज हैं या स्कूटर हैं, मोटर बाइक है, सब रखते हैं हम ताकि एक-एक को मिलता रहे और हम अपने गंतव्य की ओर पैदल ना चलें बल्कि किसी साधन का इस्तेमाल करके चलें। और बिल्कुल इनसे जो धुआं निकल रहा है और वातावरण में फैल रहा है ये बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है हमारी ओजोन परत को। तो इसीलिए इन बातों की तरफ हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हम इन संसाधनों का प्रयोग तो करें लेकिन कितनी मात्रा में करना है इसका ध्यान रखें। यानी बैलेंस बहुत जरूरी है जिंदगी में, उस बैलेंस को हम खोते चले जा रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगी कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया, जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है और इसे विश्व ओजोन दिवस के नाम से हम जानते ही हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है जो ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों और मानव निर्मित रसायनों के उत्पाद और खपत को नियंत्रित करता है। वायुमंडल में छोड़े जाने पर ये जो रसायन है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं और क्योंकि हम जानते हैं कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बदौलत ओजोन परत ठीक हो रही है और उम्मीद करते हैं कि सदी के मध्य तक ये 1980 से पहले के स्तर पर वापस आ जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो बिल्कुल ये प्रयास बहुत जरूरी है और ये इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य भी तो यही है कि लोगों में इसके बचाव को लेकर जागरूकता आए और इसके लिए क्या क्या उपाय वो अपने स्तर पे सोच सकते हैं इसके बारे में जरूर सोचें और देश दुनिया ओजोन परत
के लिए बातचीत कर रही है, तरह तरह के सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं इस पर। बिल्कुल सही कहा। और ये दिन इसीलिए मनाया जाता है कि हम याद रखें कि ओजोन न केवल पृथ्वी पर जीवन के लिए जरूरी है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी ओजोन परत की रक्षा करना जारी रखना होगा। हमें बहुत ही सतर्क रहना होगा और इसके लिए सभी लोगों को, एक को नहीं, ये किसी सरकारी कोई काम नहीं है जहां हम ऐसा सोचें कि हमें क्या, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम सभी को मिलकर पर्यावरण की रक्षा करना बेहद जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज भी सघन हरियाली मौजूद है। शहर का यही क्षेत्र पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। शहर को प्रदूषण से बचाने में प्राकृतिक ढाल का कार्य कर रहे हैं ये जो प्रकृति है। पेड़ में जहां वायु मौजूद है, हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है, वहीं ऑक्सीजन का उत्सर्जन करके वातावरण को ये शुद्ध भी करते हैं पेड़। इसीलिए ये हरित शहर के लिए फेफड़ों के तौर पर कार्य कर रहे हैं। तो बिल्कुल जो हम ग्लोबल वार्मिंग जिसे कहते हैं कि बिना मौसम के बारिश आती है, जो बेमौसम की हम चीजें देखते हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है। इस साल जब हमने देखा कि गर्मी से कितने पशु पक्षियों को भी हानि पहुंची, तो इसके लिए हमें इस परत को बचाना बहुत जरूरी है। हाँ, और अब हमें लेना होगा एक अंतराल। जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वाले श्रोताओं का स्वागत है। और एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ जो ओजोन को लेते हुए हमारे श्रोताओं ने लिखा है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम मना रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। इससे हमारी धरती सुरक्षित होगी, पहाड़ और मैदान फिर से हरे भरे हो जाएंगे, हमारे पर्यावरण चक्र सुधर जाएंगे, अतिवृष्टि अति सूखा से हमें निजात मिलेगी। ऐसे ही प्रयासों के सक्रियता का वैश्विक दिवस ओजोन परत में हो रहे छिद्र के पहले की अवस्था में इसको ला सकेगा। और ऐसी उम्मीद और सक्रिय प्रयास के लिए आज ये वैश्विक दिवस मनाया जा रहा है। जी, तो चलिए अब सुनते हैं ये गीत। तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। मैं हूँ वो झोंका मस्त हवा का, संग तुम्हारे चलता रहूंगा। जब से हुई है तुमसे मोहब्बत, मिलता रहा हूँ मिलता रहूंगा। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है।
सीने में दिल है, दिल में तुम ही हो, तुम में हमारी छोटी सी जान है। तुम हो सलामत, हमको नहीं गम, तुमसे हमारी दुनिया जवां है। हो तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। ओ तुमसे अच्छा कौन है, दिलो जिगर लो जान लो, हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। हाँ, तो चंचल, आप कह रही थी कि रोक टोक करना जो है वो जिंदगी को थोड़ा डिस्टर्ब कर देता है। कई बार लोग बहुत रोक टोक करते हैं घर परिवार बाहर में, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। तो आइए चलिए इस पर भी बात कर लें अब। हाँ, रोक टोक करने से जो रिश्ते हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, या उनमें कह सकते हैं कि कड़वाहट भी आ सकती है, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति को नियंत्रण, उसकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान जैसी चीजों को प्रभावित करते हैं। और हो सकता है कि लगातार अगर आप रोक टोक कर रहे हैं तो जिसके साथ रोक टोक की जा रही है वो व्यक्ति अंदर से घुटन सी महसूस करने लगे, या उसे निराशा महसूस हो, और ये भी हो सकता है कि फिर वो आपसे नफरत करने लगे। भले ही टोकने वाले व्यक्ति का इरादा अच्छा हो या नियत हो, लेकिन जिस वक्त उसका रोक टोक की जा रही है ना, उस वक्त उसके मन में एक नफरत या निराशा या उसे लगता है कि मेरा अपमानित महसूस करता है, विद्रोह पैदा हो जाता है कई बार कि क्या बात है, रोज रोज मुझे ही रोका टोका क्यों जाता है ना। और हमने ये भी अक्सर देखा है चंचल कि शादी से पहले अगर हम बात करें तो पहले हर लड़की को लड़के का टोकना और हर लड़के को लड़की का टोकना अच्छा लगता है, ठीक है। जब आपकी दोस्ती होती है तब तो एक दूसरे को टोकना बहुत अच्छा लगता है ना, और आप उसको याद करके खुश होते हैं, और उस रोक टोक में दोनों को प्यार और अपनत्व नजर तो आता है, जिसके चलते वो कुछ बोलते नहीं। और लेकिन जब इतना ही नहीं, शादी के बाद कुछ हद तक जब एक दूसरे की पसंद नापसंद को सहना भी अच्छा नहीं लगता और हस्तक्षेप किया जाता है, रोक टोक किया जाता है, तब हमें बुरा लगने लगता है। हाँ, शुरू में तो जब भाई कहा गया कि तुम ये साड़ी मत पहनो, ये रंग मत पहनो, ये खाना मत बनाओ, तो वो सारी रोक टोक अच्छी लगती है, उससे हमें प्यार दिखता है। लेकिन जब कुछ समय बीतता जाता है तो वही लगता है कि क्या हमें जीने भी नहीं दोगे। ऐसा होता है अक्सर। हमारे सुनने वाले भी जरूर बताएं कि क्या उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। और इस तरह से मंदाकिनी, जब रिश्तों में रोक टोक बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तब पति पत्नी एक दूसरे से हो सकता है कि बातें भी अपनी छुपाने लग जाएं, और उन्हें ये लगता है कि अगर कुछ बताया जाएगा तो भी सुनना पड़ेगा, खराब बताया जा रहा है तो इससे बेहतर है कि चलो बताओ ही नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही। और अपनी व्यक्तिगत जगह को बनाए रखने के लिए कई बार फिर झूठ का सहारा भी लेना पड़ जाता है। बहुत सही कहा चंचल आपने, क्योंकि कई बार फिर आदमी दुखी हो जाता है, फिर वो एक अलगाव सी स्थिति पैदा हो जाती है, और एक बीच में हल्की सी दीवार, जैसे हम ओजोन परत की बात कर रहे हैं ना, वो दीवार दो इंसानों के बीच में, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, पति पत्नी का, भाई बहन का, माता पिता का, दोस्ती का, कोई भी रिश्ता हो सकता है। जहाँ रोक टोक की आदत बहुत ज्यादा होती है वहां फिर इस तरह से लोग हो जाते हैं, बदल जाते हैं। हर वक्त रोक टोक करने से जब बात एक दूसरे से हम छुपाने लगते हैं, उससे रिश्ते में दूरी आती है। और स्वाभाविक है, जब कोई हमेशा ही गलतियां बताएगा, टोकने में लगा रहेगा, तो उसे आपको सही बात भी गलत लगने लगती है, और कहीं ना कहीं इसके चलते एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान भी कम होने लगता है, जिसे फिर वापस लाना बहुत मुश्किल है। और हर व्यक्ति की अपनी एक स्वतंत्रता होती है, अपनी पसंद नापसंद हो सकती है, और उस पसंद के अनुसार ही उसे कोई भी काम करना या ना करना अच्छा लगता है। रोक टोक करने से उसे लगता है कि उसकी स्वतंत्रता पे अंकुश लगाया जा रहा है, और लगातार रोक टोक करते रहने से वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे महसूस होने लगता है कि उसे तो कोई समझता ही नहीं है, और इससे निराशा, नफरत या लगाव, इस तरह के भाव उसमें आने लगते हैं, और ये जो सारे भाव हैं ये रिश्तों में दरार डालते हैं। बिल्कुल सही कहा। और किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए आपसी सम्मान बहुत जरूरी है, विश्वास, खुली बातचीत, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, सीमाओं को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर लगातार रोक टोक करता है तो ऐसा लगता है कि वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि रोक टोक
तब सही है जब वो प्यार और चिंता से की जाए, ना कि किसी अधिकार या दबाव से। रोक टोक के पीछे का इरादा और तरीका बहुत महत्वपूर्ण है और ये रिश्तों में विश्वास और समझ को बढ़ावा भी दे सकता है। हाँ, एक श्रोता लिखते हैं कि हर छोटी बात पर किसी को टोकना या किसी के काम में बार बार दखल देना किसी के लिए अच्छा नहीं होता, खासकर तब जब आप उस काम के सही होने पर विश्वास रखते हो। इससे किसी दूसरे के काम में बाधा आती है, रिश्तों में तनाव आता है। किसी को लगातार टोकने से व्यक्ति परेशान और हतोत्साहित हो जाता है। तो आप किसी के काम में इतनी भी दखल अंदाजी न करें कि वो आराम और सम्मानपूर्वक जीवन जी भी ना सके। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ थोड़ी सी हम दखल अंदाजी करेंगे, हमारी बातचीत को ही रोक देते हैं, यहाँ रोक टोक लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एक मधुर सा गाना सुनने मिल जाएगा हमें। बिल्कुल, ये दखल अंदाजी तो अच्छी है। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आंखें हैं। गोरे गोरे मुंह से पल्ला क्या सरकाना, मुंह से पल्ला क्या सरकाना। इस बादल में बिजली है, दूर ही रहना, दूर ही रहना, दूर ही रहना। इनसे कयामत ढाने वाली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे जिनके अंधेर है सब कुछ, वे जिनके अंधेर है सब कुछ। ऐसी बात है इनमें क्या, आंखें 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 सब है बराबर, कौन निराली आंखें हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आंखें हैं। गोरे गोरे बेदेखे आराम नहीं है, बेदेखे
अच्छा सा संदेश है मंदाकिनी जी। हमारी एक सखी लिखती हैं कि बच्चे या बड़े बेवजह टोकना या किसी बात पर डांटना अच्छी बात नहीं, क्योंकि इससे बच्चों के आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है, वे असुरक्षित महसूस करते हैं, उनका व्यवहार भी बिगड़ सकता है। बच्चों को धैर्य और सम्मान के साथ सुनना चाहिए और उन्हें अपनी बात कहने का मौका देना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस करें और अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना सीखें। किशोर, युवा, बुजुर्ग हर तरह की किसी की भी बात पर नुक्ताचीनी उनके खींच को बढ़ाती है और रिश्तों में खटास आती है और इससे अनबन बढ़ जाती है। बहुत सही बात इन्होंने लिखी है। लेकिन यहाँ अब मैं आपको रोकूंगी और टोकूंगी भी। अच्छा, बिल्कुल रोकिए और टोकिए, लेकिन ये बताइए किस बात पर रोक रही है और क्यों टोक रही है मुझे? क्योंकि अब वक्त है एक अंतराल का। हाँ। उसके बाद लौटते हैं, फिर नहीं रोकूंगी और ना टोकूंगी। तो इस अंतराल के बाद हम फिर से स्वागत करते हैं सभी सखियों और सखाओं का। तो मंदाकिनी जी, मुझे तो किसी ने कभी किसी कार्य के लिए रोक टोक नहीं किया। यहाँ तक कि मैं तो जब विविध भारती सुनता हूँ तब भी मुझे कोई मना नहीं करता। और विविध भारती जब सुनते हैं तो अड़ोस पड़ोस वाले भी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए कहते हैं। ये संदेश है हमारे सुनने वाले लिखा है। बिल्कुल सही कहा कि अगर बार बार आप रोकेंगे टोकेंगे तो जो विश्वास और सुरक्षा की भावना है ना, वो खत्म होती है। आपके स्वस्थ जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं और लगातार रोक टोक करने वाले व्यक्ति के प्रति आपका विश्वास भी कम होने लगता है। इसलिए कम रोकिए, कम टोकिए। आप चाहे माता पिता हैं तो अपने बच्चों को कम रोकिए और टोकिए। बात बात पर बच्चों की निगरानी रखना, रोक टोक करना, क्या कर रहे हो, कहाँ सो रहे हो, कितने बजे उठे, कहाँ गए थे, किस लिए गए थे, अब क्या कर रहे हो, कब पढ़ोगे, कितना पढ़ा, क्या पढ़ा। तो बच्चे तंग आ जाते हैं माता पिता से। बिल्कुल, उनको रोकना जरूरी है। लेकिन कितना रोकना, कब रोकना, इस चीज को समझना बड़ा जरूरी है। और बदलाव जिस तरह से रिश्तों में आ रहे हैं तो बच्चे आजकल चाहते हैं कि उनको उनकी थोड़ी सी निजी स्पेस जो है या जो उनका तो पूरी तरह से उनकी स्वतंत्रता पे जब कुछ अंकुश लगता है तब वो थोड़े से विद्रोही होने लगते हैं। तो बच्चों का व्यवहार इतना आक्रामक ना बन जाए, इसके लिए इन बातों पर थोड़ी सी हमें लगाम लगाना जरूरी है। खुद का व्यवहार सुधारना पड़ेगा, क्योंकि बड़े होकर फिर बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे। तब हमें अफसोस होगा कि हमने इसका इतना लालन पालन किया, ध्यान रखा, और अब हमारा ये बच्चा या बच्ची हमारा जो है कहना नहीं मान रही है। तो आपने उसको इतना वो कर दिया है कि एक अंकुश है, कंट्रोल में रखना। उसके जीवन का रस खत्म हो जाता है। उसके भी जीवन में रस होना चाहिए, है ना। कल्पनाएं हर एक के जीवन में होती हैं। बच्चा भी कल्पनाएं करता है। उसको थोड़ा सा स्पेस दीजिए ताकि वो अपने जीवन को सोच सके। हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छी और छोटी सी बात लिखी है कि कभी कभी बच्चों पर ज्यादा रोक टोक की जाए तो उन्हें जो करना होता है वो झूठ बोलकर कर लेते हैं। इसीलिए सही से उनको समझाना होता है कि क्या सही क्या गलत, और दोनों पहलू उन्हें बताने होते हैं। तो ये बात बहुत सही लिखी है कि रोक टोक अगर आप कर रहे हैं तो उसके दोनों पहलू बताकर कीजिए। बच्चे को समझाइए, नहीं समझता तो उदाहरण देकर, कहानियों के जरिए समझाइए, तो उसको बात सिर्फ रोक टोक नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी आदत ही रोक टोक करना है तो वो गलत हो जाता है ना। आपका आदत है, आदत में शुमार हो गई है आपकी ये बात, और आपको अपने पर अंकुश नहीं है तो गलत है। एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार रोक टोक की वजह गलतफहमी होती है जिसका समय पर समाधान न होने से अनबन बढ़ती है। स्पष्ट संवाद करिए, एक दूसरे से खुलकर बात करें, अपनी भावनाओं से अपनी शांति को बचाए रखें, सीमाएं तय करें, रिश्ते में निजी जगह का सम्मान करें और एक दूसरे के लिए स्वीकार्य सीमाएं निर्धारित
निर्धारित करें। अपने पार्टनर के चुनाव और व्यक्तित्व का सम्मान करें। भले ही आप उससे सहमत नहीं हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, महसूस करें। आवेश में आने की बजाय शांत रहकर अपनी बात रखें और इससे अनावश्यक तनाव से हम बच सकते हैं। हमारे एक श्रोता का संदेश में पढ़कर सुनाती हूँ। उन्हें लिखा है, रोक टोक, अरे बाबा रे बाबा, मेरी मम्मी जब हम लोग छोटे थे तो बहुत रोक टोक किया करती थी। जब भी किसी सहेली की पार्टी वगैरह होती थी तो हमें 4 दिन पहले से बड़ी भूमिका बांधनी होती थी कि कैसे मम्मी से परमिशन ली जाए। लेकिन पापा जी तुरंत हाँ बोल दिया करते थे। मम्मी को तैयार करने के लिए ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। थोड़े बहुत बड़े हुए तो अकेले इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, दोस्तों के साथ सड़क पर मत जाओ, गली में गप्पे मत करो। तो मेरी बहन जो थी वो थोड़ी जबरदस्त थी, उसे डर नहीं लगता था और मम्मी से लेकिन वो बहुत डरती थी। इसलिए जब तक मम्मी से कहीं परमिशन नहीं मिल जाती थी, नहीं निकलती थी, अंदर ही अंदर गुस्सा जरूर हुआ करती थी। पर अब हमें लगता है कि उस समय मम्मी अपने हिसाब से ठीक ही करती थी। तो एक समय आने के बाद ही हमें समझ में आता है, लेकिन जिस वक्त रोक टोक की जा रही है उस वक्त हम थोड़े से विद्रोही होते हैं या उस वक्त हमें गुस्सा ही आता है। हाँ, ये बात भी सही है कि उस वक्त हमें समझ नहीं होती है। बाद में चलकर जब हम माता पिता बनते हैं और अपने बच्चों को रोकते हैं तो समझ आता है कि हमारे माता पिता जो करते थे वो हमारी भलाई के लिए करते थे। लेकिन हाँ, कई बार इतना भी, वही बात कि अंकुश किसी पर इतना भी न लगाओ कि उसकी जो है निजी स्वतंत्रता वो खत्म हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा रोक टोक करिए, लेकिन एक लिमिट में, है ना, ताकि अनबन ना हो। तो अभी गीत सुन लिया जाए। गीत सुन ले। चलिए, आप नहीं तो कहेंगी कि मंदाकिनी जी रोक टोक कर रही है। दो बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। एक दिल तोड़ना ना दूजा था, छोड़ना ना है मंजूर तो बोलो हाँ। दो बातों की मुझको भी तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं जरा सुनना। एक दूर जाना ना, दूजा प्यार तोड़ना ना है मंजूर तो बोलो हाँ। दो बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। तेरी पलकों की छाँवों में बैठा रहूं, तेरी जुल्फों के फूलों से लिपटा रहूं। मेरी बात मोड़ना ना, सपनों को तोड़ना ना है मंजूर तो बोलो हाँ। दो बातों की मुझको तमन्ना, तुम जो मानो तो कह दूं मैं सजना। मेरे मन की जो धड़कन तेरे साथ हो, मेरी हर बात फिर प्यार की बात हो। मुझको भूल जाना ना, मेरा हाथ छोड़ना ना है मंजूर तो बोलो हाँ। दो बातों की मुझको तमन्ना, हाँ, दो बातों की मुझको भी तमन्ना।
मंदाकिनी जी, आप मुझे रोकती या टोकती कि भी प्रोग्राम में आगे नहीं बढ़ोगी क्या, उससे पहले ही मैं अगले सब्जेक्ट को ले आई हूँ क्योंकि आज मंगलवार का दिन है और एक विश्व विरासत स्थल की हम बात करेंगे, तो ये है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बिल्कुल, पश्चिम बंगाल के शांत वातावरण में बसा है शांति निकेतन। कला, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति की समृद्ध विरासत को समेटे हुए है। शांति निकेतन एक ऐसी जगह है चंचल, जहाँ प्रकृति और संस्कृति एक दूसरे से सहज रूप से जुड़ी हुई है। भारत के पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के बेलपुर उपखंड में बना है शांति निकेतन, जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने एक विश्वविद्यालय शहर के अपने सपने को साकार किया और यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अपने शैक्षणिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा शांति निकेतन अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सभी को आकर्षित कर लेता है। हरे भरे जंगल हैं, फैले हुए खेत और शांत वातावरण जो शांति का अनुभव कराता है। शांति निकेतन के दो तरफ अजय और कोपड़ नदियां भी हैं। टैगोर परिवार द्वारा स्थापित शांति निकेतन संस्थान का प्रभाव पीढ़ियों तक फैला रहा है, जिसने संस्थान के विकास और प्रभाव को आकार भी दिया है। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर और उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर की महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां वो भी शांति निकेतन में ही रची गई थी। हाँ, और 1951 में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया और रविंद्रनाथ इसके पहले कुलपति बने। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला। शांति निकेतन शिक्षा के बहुत से अवसर प्रदान करता है, जो मानविकी, विज्ञान और शिक्षा में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान करता है। भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए रविंद्र संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, सितार, तबला, पखावज, कथकली नृत्य, मणिपुरी नृत्य, चित्रकला, भित्ति चित्र, मूर्ति कला, यानी तमाम तरह के पाठ्यक्रम यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल, बहुत सारी ग्राफिक कलाएं वहाँ पर हैं और इसके अलावा यहाँ अरबी, फारसी, बंगाली, चीनी, हिंदी, जापानी, संस्कृत जैसी विभिन्न भाषाओं में पाठ्यक्रम दिए गए हैं। अपनी विविधता के साथ ये शैक्षणिक संस्थान बौद्धिक विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी योगदान करते हैं। शांति निकेतन के स्थानीय बंगाली भोजन, अंतर्राष्ट्रीय स्वाद, यहाँ सब चीजों का एक अच्छा सा मिश्रण आपको मिल सकता है अगर आप जाते हैं यहाँ पर, जिसमें ताजी स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री इसको आप काम में ले सकते हैं और सभी पारंपरिक व्यंजन यहाँ की पाक विरासत को दिखाते हैं। और इसके अलावा शांति निकेतन में बहुत सारे भारतीय, इटालियन, चाइनीज तरह के रेस्टोरेंट और कैफे भी हैं, जिन पर विभिन्न प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं यहाँ आने वाले। बिल्कुल, और शांति निकेतन घूमने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा, जिसे प्यार से टोटो के नाम से जाना जाता है, एक बजट अनुकूल सवारी है और शांति निकेतन एक ऐसी जगह है जो जीवन और गतिविधियों से भरपूर है। शांति निकेतन में अगर आप जाते हैं तो खरीदारी करना भी आपको एक अच्छा अनुभव दे सकता है। यहाँ पर हस्तशिल्प, कलात्मक कृतियां और खरीदने के लिए भी काफी सारी चीजें उपलब्ध हैं और अपनी डोकरा कला, बाटिक वस्त्र, चमड़े और शिल्प की और हाथ से बुनी हुई कंथा साड़ियों के लिए जगह खास तौर पर जानी जाती है और ये स्थानीय कारीगरों को आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। जब आने वाले लोग कुछ खरीदारी करते हैं तो जो स्थानीय कारीगर हैं उनको बड़ा आर्थिक सहायता मिलती है निसंदेह, और इसीलिए कहा जाता है कि जो वहाँ की जो लोक कला है वो बहुत समृद्ध है। प्रकृति प्रेमी पर्यटक बल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य, अमर कुटीर और खोई क्षेत्र जैसे आसपास के स्थलों की यात्रा कर सकते हैं और ये प्राकृतिक क्षेत्र पक्षियों को देखने, प्रकृति की सैर करने और शांत पिकनिक के लिहाज से भी बहुत सुंदर है। विरासत, सांस्कृतिक, प्राकृतिक वैभव से भरपूर शांति निकेतन बहुत सारे आकर्षणों से भरा हुआ है, जिसमें हर एक जगह अपने आप में ही एक अलग आकर्षण है और इस मनमोहक शहर की यात्रा को जब हम सब देखते हैं तो बहुत सारी जो अतीत की कहानियां हैं वो वर्तमान में हम ऐसा लगता है कि सामने दिखाई देख रहे हैं। बिल्कुल, जो हमने सुना है वो सामने हमें दिखता है। टैगोर परिवार के निवास शांति निकेतन गृह, नूतन बाड़ी और देहली पर कदम रखते ही पर्यटक इसके इतिहास में डूब जाते हैं और ये इमारतें टैगोर परिवार की विरासत में सहज रूप से बुनी हुई हैं। अमरा कुंजा आम के बाग में स्कूली कक्षाओं और भव्य आयोजनों को भी हम देख सकते हैं। और क्या क्या देख सकते हैं इसके बारे में हम बहुत सारी बात अभी करेंगे अपने सुनने वालों के साथ, क्योंकि यही सब बातें हमारे सुनने वाले भी हम तक पहुंचा रहे हैं। पहले एक गीत सुन ले। बिल्कुल, सुनते हैं। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार
इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा। जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। तो हम बात कर रहे थे कि शांति निकेतन में अगर आप जाते हैं तो क्या क्या देख सकते हैं। आपने बताया शांति निकेतन गृह जो कि टैगोर परिवार का निवास स्थान है, और ऐसे ही एक जगह है गौर प्रांगण जिसे सेना सदन के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा भवन है जिसकी पुश्तैनी जड़ें बहुत गहरी हैं, जिसमें एक सुंदर घंटाघर और शानदार घंटी है। एक ऐसी जगह जहाँ कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की मानद डॉक्टरेट की गूंज यहाँ आज भी बनी हुई है। ये इमारत पांडित्य और विरासत के मिलन का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल। वल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य की अगर हम बात करें तो शांति निकेतन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है वल्लभपुर वन्यजीव अभयारण्य, जिसे कई लोग हिरण पार्क के नाम से भी जानते हैं। और चंचल 1977 में इस अभयारण्य की स्थापना हुई। यहाँ हरे भरे जंगलों का विस्तार सुंदर हिरणों के झुंड के साथ भी देखा जा सकता है। और एक जगह है यहाँ पर अमर कुटीर, जहाँ कला और विरासत का संगम आप देख सकते हैं। अमर कुटीर का अर्थ है मेरी कुटिया। किसी समय में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह आश्रय स्थल भी रहा है और अब कला और शिल्प की संस्था है। शांति निकेतन से लगभग 15 किलोमीटर दूर कोपई नदी के शांत स्थान पर बना हुआ है। यह अमर कुटीर कलात्मक अभिव्यक्ति को दर्शाता है और अपनी ऐतिहासिक जड़ों का सम्मान भी करता है। रचनात्मक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है। हाँ, और अगर आप यहाँ पर गए हैं तो फिर सोनाझुरी हाट जरूर देखिएगा। ये है संस्कृति और शिल्प कौशल का एक आकर्षक ताना बाना जो हर शनिवार और रविवार को जीवंत हो जाता है। यहाँ दुकानों के बीच से गुजरते हुए स्थानीय हस्तशिल्प की पच्चीकारी दिखेगी। प्रत्येक टुकड़ा उस कुशल हाथों से बना हुआ मिलेगा। उन हाथों का प्रमाण है जिन्होंने इसे जीवंत बनाया है। यहाँ की हवा में घुली लोक संगीत की मनमोहक सुरीली धुनें गूंजती हैं और इसी बाजार में लकड़ी और टेराकोटा के शिल्प, कच्ची धातु के आभूषण, डोकरा कलाकृति बहुत से लोगों को आकर्षित करती है। यहाँ पर है बांग्लादेश भवन और ये भवन आधुनिक डिजाइन और सांस्कृतिक वैभव का मिश्रण है। इसके अंदर का जो सभागार है वो समकालीन समृद्ध विरासत के लिए एक बहुत बड़ा मंच है। और चीना भवन की बात किए बिना तो ये बात अधूरी रह जाएगी। यहाँ चीनी साहित्य, पत्रिकाओं और बौद्ध धर्म ग्रंथों का खजाना है। और गीतांजलि रेल संग्रहालय की बात भी हम करना चाहेंगे। ये संग्रहालय रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है और एक कवि की बहुमुखी विरासत को श्रद्धांजलि देता है। यहाँ पर है हिंदी भवन और ये हिंदी अध्ययन का केंद्र है जो विनोद बिहारी मुखर्जी के भित्ति चित्र की कलात्मक झलक से सजा हुआ है। कला भवन की बात भी करते हैं। ये वो भवन है
वो जगह है जहाँ ललित कलाएं और शिल्प बनते हैं। यहाँ मूर्तियों और भित्ति चित्रों से भरा एक संग्रहालय है और एक कला पुस्तकालय भी है। कोपई नदी की बात अगर करें तो प्रकृति प्रेमी जो लोग यहाँ जाते हैं, वो जो फोटोग्राफी से भी दिलचस्पी जिनको है, तो वो कोपई नदी के सुंदर तटों पर इकट्ठे होकर नदी की शांत और सुंदरता को बिल्कुल अपने कैमरे में कैद करने का प्रयास तो जरूर ही करते हैं। हाँ, और इस माध्यमिक पाठ भवन नाम का जो विद्यालय है, वहाँ पर भी पारंपरिक गुरुकुल पद्धति युवा मस्तिष्कों को आकार देती है। प्रकृति भवन जो है, ये भारत का एकमात्र प्रकृति कला संग्रहालय है जहाँ ड्रिफ्टवुड मूर्तियों से लेकर चट्टान की संरचनाओं से खुले हवादार बगीचे जो हैं वो आनंद देते हैं। इतनी सजावट है अगर हम देखने चलेंगे। और वहीं आप देखेंगे रविंद्र भवन संग्रहालय। रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित इस संग्रहालय में पहुंचकर हम समय में पीछे चले जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पांडुलिपियों, अंतरंग पत्रों और अनमोल कलाकृतियों की दुनिया देखकर तो टैगोर के जीवन के पद चिन्हों का भी पता चलता है। शांति निकेतन ग्रह की बात करें तो यहाँ शांति निकेतन का सांस्कृतिक महत्व, इसके आकर्षण और विरासत की झलक हमें देखने को मिलती है। और वहीं शिल्पग्राम जहाँ पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तैयार किए गए पारंपरिक हस्तशिल्प के माध्यम से सजे प्रत्येक घर में अपने अपने राज्य की अनूठी विरासत भी समाहित है। एक है यहाँ पर श्री निकेतन, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के जो सपनों का गांव इसे कहा जाता है, जहाँ हर तरफ उनके आदर्श और उनकी भावनाएं लगता है कि बस प्रतिध्वनित हो रही हैं। और सुरुल राजवाड़े का जिक्र भी हम यहाँ करेंगे। महल नुमा सुरुल राजवाड़े की भव्यता, यहाँ बने टेराकोटा नक्काशीदार मंदिर परंपराओं और शिल्प कौशल के प्रमाणों में से एक है। तो मंदाकिनी जी, जब हम शांति निकेतन के हर हिस्से और हर कोने में भ्रमण करते हैं तो लगता है कि हम समय में बहुत पीछे होकर संस्कृति और प्रकृति से होकर गुजर रहे हैं। बिल्कुल लगता है। और तब मन क्या कहता है? कौन सा गीत सुनने का मन करता है? बिल्कुल वहीं के संगीत में रचा बसा कोई गीत हो तो आनंद आ जाएगा। जैसे वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सपना बनी और आते भूल गए वो, तू भी भूला दे प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। आँख किसी की न रोई, आँख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम
ले ले घड़ी भर ये छैया। हाँ, तो चंचल, आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा था कि आज का दिन जो है बहुत ही खास है ना? क्योंकि बहुत खास दिनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें से एक हम की बात पहले कर चुके हैं, ओजोन की जो संरक्षण की बात है, और अब हम बात कर रहे हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसकी। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह का आयोजन तब किया जाता है जब बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करना होता है, और उसमें जो समस्याएं अगर विश्व स्तर पर कोई आ रही हैं तो उसे समझाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए, और फिर उनको जो मनाने के जो सुदृढ़ अवसर हैं उसका एक अवसर होता है ये। बिल्कुल सही कहा। और ये दिन जागरूकता बढ़ाने के लिए, प्रकृति को स्वीकार करने और जीवन बचाने में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के महत्व पर जोर देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का दिन है आज, कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार कैसे लाया जा सकता है, इस पर विचार करना भी बहुत जरूरी है, ऐसा माना जाता है। तो सितंबर 2022 में महासभा ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया था, ताकि शिक्षा और संचार माध्यमों से हृदय संबंधी रोगों और प्रक्रियाओं संबंधी जटिलताओं के साथ ही इसमें रोकथाम और देखभाल के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए। और बहुत सारे देशों में हृदय संबंधी बीमारियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण निवेश और पुनर्संयोजन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित रोगियों तक उचित तकनीक पहुंच सके, दवाइयां उन तक पहुंचाई जा सके, इसीलिए इस दिवस का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही आज दक्षिण के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी हम मना रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 9 जनवरी 2024 को एक प्रस्ताव पारित कर 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार दिवस के रूप में घोषित किया था। और ये दिवस विशेष रूप से दक्षिण के लिए है। इस प्रस्ताव में वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों का इस्तेमाल करने के महत्व पर जोर दिया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार के माध्यम से अब हम समृद्धि की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। और आज कई विकासशील देश जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे हैं, और प्रकृति और जैव विविधता को नुकसान जो हो रहा है उससे भी हम जूझ रहे हैं, जिसमें रेगिस्तानीकरण भी शामिल है। बिल्कुल। और दुनिया के हर देश को अब कम कार्बन, प्रदूषण मुक्त और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भविष्य की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। ये पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी हो गया है। प्रदूषण और कचरे से घुटन जैसी जो चुनौतियां हैं वो अन्य संकटों को जन्म दे रही हैं, जिससे निजात पाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हम ओजोन की भी बात कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे। और अगर हम डिजिटल उपकरणों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमें ज्यादा समाधान मिलते हैं, हम उन्हें प्रासंगिक तरीके से पेश कर सकते हैं। और जैसा कहावत है ना कि पहले से अगर हम सचेत रहते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो इसी तरह से विज्ञान का ज्ञान भी सही दिशा में उपयोग अगर हम करेंगे तो इसके जो नतीजे हैं वो हमारे सामने अच्छे होंगे। बिल्कुल। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे।
तो चंचल, जुदा होने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है। तो बस चलते हैं यहाँ से, स्टूडियो से जाने का समय हो रहा है। चंचल वर्मा और मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।